दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक सभा नेट मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह की राजनीतिक कवायद राजनीतिक गलियारों में है और सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से अपनी अपनी जो राजनीतिक गणित है, जो गुणा भाग है, उसको कहीं ना कहीं बैठाने में लगे हुए हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में अगर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें, वह भी बहुत बड़ी भूमिका भारतीय राजनीति में निभाती है, क्योंकि वहां से 48 लोकसभा सीट आती है और हमेशा वो 48 लोकसभा सीट भारतीय राजनीति की कहीं ना कहीं धुरी बनती है और भारतीय राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता भी रखती है। अगर हम पिछले चुनावों की बात करें लोकसभा के, तो उसमें जो बीजेपी का जो गठबंधन था, उसे सफलता मिली थी। और इस बार के जो गणित है, वहां पे राजनीतिक जो गणित है, उसने जिस तरह से शिवसेना के दो गुटों में विभाजित हुई, शिवसेना और एनसीपी दो गुटों में विभाजित हुई, उसने काफी ऐसी चर्चाएं सामने ला दी है कि क्या बीजेपी उस अपनी सफलता की पुनरावृत्ति कर सकती है उन दोनों गुटों के साथ, या कांग्रेस के साथ जो महाविकास अघाड़ी है, जिसमें एनसीपी शरद पवार है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, कांग्रेस, क्या यह है बीजेपी को वहां पर उनकी जो सफलता थी बीजेपी की लोकसभा में, उसे रोक सकती है और ये महाविकास अघाड़ी सफलता प्राप्त कर सकती है? ये तमाम तरह के सवाल भारतीय राजनीति में हमेशा महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर लगे रहे हैं। और जिस तरह से महाविकास अघाड़ी के अंदर वर्तमान में जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है, वह तय होने के साथ साथ बहुत सारी मत भिन्नताएं उसके साथ में सामने आ रही है। जब प्रकाश अंबेडकर की जो पार्टी है, उन्होंने अपनी अलग घोषणा कर दी, 7 प्रत्याशी घोषित कर दिया उन्होंने। उसी प्रकार जिस तरह से शिवसेना उद्धव ठाकरे विभिन्न सीटों पर अपने प्रत्याशी उन्होंने घोषित किए हैं, उसमें कांग्रेस के अंदर भी कहीं ना कहीं नाराजगी देखी जा रही है। और शरद पवार का भी कल एक बयान आता है कि उसने कहा कि सही तरह से घटक दल अपने प्रत्याशी एक सामंजस्य नहीं बन रहा है। तो तमाम तरह की मतभिन्नताएं, मतभेद सामने आ रहे हैं, उसके क्या राजनीतिक निहितार्थ हैं, इसका महाविकास अघाड़ी की जो एकता है उस पर क्या असर पड़ेगा, और भारतीय राजनीति के अंदर जो महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर जो बातें की जा रही हैं कि विपक्षी गठबंधन वहां पर बहुत भारी साबित होगा बीजेपी के सामने। तो ऐसे में जो मतभिन्नताएं क्या हुआ है, नुकसान कर रही है महाविकास अघाड़ी की, जो वहां पर उनकी जो सफलता है उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रही है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार इस पैनल में जुड़े हुए हैं। मैं उनका परिचय आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ इसमें विवेक देश पांडे जी जुड़े हुए हैं, बहुत नागपुर से, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अनेक वर्षों का उनका पत्रकारिता का अनुभव है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही धनंजय कुमार जी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, अनेक वर्षों का उनका पत्रकारिता का अनुभव है। बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं धनंजय जी से ही करता हूँ। धनंजय जी, आपको क्या लगता है जो महाराष्ट्र की वर्तमान की राजनीति है, जिस तरह से तमाम तरह की मत भिन्नताएं हम देख रहे हैं महाविकास अघाड़ी के नेताओं के बीच आ रही हैं और सामने आ रही हैं, बड़ी मुखरता के साथ वह अपनी बातें रख भी रहे हैं। संजय निरुपम का बयान जिस तरह से कल उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे शिवसेना पर उन्होंने निशान साधा, कांग्रेस, साथ ही कांग्रेस नेतृत्व को भी एक तरह से उन्होंने अपने तरीके से कहीं ना कहीं संकेतों में चेतावनी भी स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं दी है कि वह कहीं अपना रास्ता दूसरा भी तय कर सकते हैं। तो इस तरह की जो मत भिन्नताएं महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के बीच सामने आ रही है, यह क्या दर्शाती है? क्या महाविकास अघाड़ी के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं है? सीट शेयरिंग को लेकर क्या लगता है आपको? देखिए, सामान्य तो नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। हर किसी को अपने अपने दावेदारी मजबूती से करना चाहिए, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि इतने दिन में आपने क्या किया? इतनी सारी मीटिंग की, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या गड़बड़ी है? कहाँ गड़बड़ी है? क्या कोई ईगो आ रहा है या कहीं से कुछ और बात हो रही है? ये बहुत इंटरनल बातें तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप जिससे समझिए, संजय निरुपम की आपने बात की, तो संजय निरुपम जो है पिछले चुनाव में हार गए थे। अमोल कीर्तिकर गजानन कीर्तिकर के बेटे हैं। गजानन कीर्तिकर जो है वो शिंदे गुट के साथ है। तो अमोल कीर्तिकर को इसलिए दे दिया है टिकट शिवसेना ने, इससे दो, एक तीर से दो निशाने साधे को, कि संजय निरुपम पहले शिवसेना में थे। देखिए क्या होता है, जब आप कहीं आगे बढ़ रहे होते हैं जीवन में, तो आपको दुश्मनी करते चलना है या दोस्ती करते चलना है, दोस्तों के साथ क्या व्यवहार है, लोगों के साथ क्या व्यवहार, वो फाइनली पे करता है। हम ऐसा क्यों कहते हैं कि हम जैसा करेंगे वैसा हमको आगे मिलेगा। तो संजय निरुपम वाले प्रसंग पे अगर सोचिए, तो संजय निरुपम पहले शिवसेना में थे, बड़े अच्छे संबंध थे उद्धव जी के साथ उनके। तो तो अभी वो संबंध नहीं है कि उद्धव ठाकरे, म्यूट म्यूट कर दीजिए, साउंड रिपीट हो रही है। म्यूट करिए ना आप, म्यूट जी जी किया। बोलिए। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, तो बोलिए तो बोलिए। तो उसमें क्या होता है कि जब आप बढ़ रहे होते हो तो आपको दाएं बाएं भी सोचना देखना पड़ता है। उद्धव ठाकरे के बहुत क्लोज थे, हम जानते हैं इस बात को, संजय निरुपम बेहद क्लोज थे उद्धव ठाकरे के। लेकिन अब इतना रिश्ता खराब हो गया कि संजय निरुपम के लिए वो सीट छोड़ने को तैयार नहीं। संजय राउत से बड़ा गहरा संबंध था संजय निरुपम का,
संजय राउत ही संजय निरुपम को लेके आए थे जनसत्ता से हिंदी सामना में, लेकिन सब बीते दिनों की बात हो गई। कभी आज जो मेरे संजय जी के संबंध है वो उस तरह के संबंध नहीं है जिससे पहले हुआ करते थे। तो एक तो ये है। दूसरी बात क्या है, दोनों पार्टियों, शिवसेना को ऐसा लग रहा है, एक तो शिवसेना को बड़े भाई के रोल में खड़ा कर दिया गया है, और मुंबई जो है सबसे बड़ी ताकत है शिवसेना की। हालांकि कांग्रेस के लोग भी यहाँ पे, कांग्रेस भी ताकत मानी जाती है यहाँ महाराष्ट्र के मुंबई जो राजधानी है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में आप देखिए 2009 में, 2014 में, 2019 में वो रिजल्ट ठीक नहीं आए कांग्रेस के। तो शिवसेना वहाँ बेहतर पोजीशन में रही, और तो जाहिर है शिवसेना दावा करेगी। अब क्या आला कमान किसी सीट पे समझौता करने के तैयार है कि भाई संजय निरुपम वाली सीट पे जो है नहीं वो वही लड़ेगा, आप कुछ करो? तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे एक तीर से दो शिकार किया है। एक तो गजानन कीर्तिकर भी वहाँ खड़े अब नहीं हो सकते, अगर खड़ा करने की कोशिश करेंगे संजय गुट तो बाप बेटे में क्या फैसला होगा क्या, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। और संजय निरुपम, फिर देखिए क्या होता है ना, महाराष्ट्र जो है ये फाइनली है तो मराठी बहुल इलाका है, मराठी सेंटिमेंट है, इस बार काम भी करेगा वो। शिंदे अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं चीज़ों को, तो उसमें भी संजय निरुपम वहाँ कमजोर पड़ जाते हैं। आप उत्तर भारतीय नेता हो, या आप जिसे यहाँ पे जीत गए थे जब वो उत्तर मुंबई में एक बार राम नाईक को हरा दिया था उन्होंने। राम नाईक को जब हराया था तो किस आधार पर हराया था? तब कांग्रेस का जो है जोर था उस समय। आज कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस महाराष्ट्र में बेहद कमजोर स्थिति में। जहाँ विवेक भाई रहते हैं, विदर्भ का इलाका, उस इलाके में फिर भी उसका थोड़ा आधार है। अब कितना आधार है विवेक भाई उसको बताएंगे, लेकिन मुंबई में बेहद कमजोर स्थिति में है कांग्रेस पार्टी। और यहाँ शिवसेना का इलाका है, आप चाहे विधानसभा की बात करें या लोकसभा की बात करें, ज़्यादा बेहतर पोजीशन में शिवसेना है। तो वो जो है, मुझे लगता है ये जो खटपट हो रही है, ये खटपट, अब देखिए प्रकाश अम्बेडकर वाली भी बात लीजिए कि प्रकाश अम्बेडकर को लाना चाह रहे थे साथ में, प्रकाश अम्बेडकर फाइनली नहीं आए साथ में। तो उसके बहुत कारण ये भी बताया जाता है कि बीजेपी अपने तरीके से गेम प्लान करती है। बीजेपी सामने जो दिखती है और बीजेपी पीछे जो है, दोनों बीजेपी काम कर रही होती है, और वो ये किन प्रकार तमाम हथकंडे अपनाती है बीजेपी। जिससे मिलिंद देवरा को मिला लिया अपने साथ, जिससे अशोक चौहान को अपने साथ ले लिया, जिससे शरद पवार जी की पार्टी को तोड़ दिया, जिससे शिवसेना को तोड़ दिया। तो बीजेपी ने तमाम हथकंडे अपनाए। अब उस हथकंडों में फिर जो है शिवसेना, ऐसा लग रहा है, हमें पर्सनली लग रहा है कि ये शिवसेना वर्सेस बीजेपी होने जा रहा है क्या। और दूसरी बात, जहां जहां भी देख लीजिए क्षेत्रीय दल हैं कांग्रेस के साथ खड़े हुए, आप बिहार चले जाइए, आप बंगाल चले जाइए, आप तमिलनाडु चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, आप जिन प्रदेशों में कांग्रेस नहीं है ताकतवर, जिन प्रदेशों में साथी दल उनके मजबूत हैं, उनको आगे किया है कांग्रेस ने। तो जाहिर है यहाँ शिवसेना मजबूत है तो शिवसेना को आगे किया, कांग्रेस खुद आगे नहीं है, तो अब चलेगी तो शिवसेना की। लेकिन हो सकता है कि कुछ सीटों पे आगे आने वाले समय में कुछ निगोशिएशन हो, लेकिन जिस तरह से संजय निरुपम अग्रेसिव है, क्या कांग्रेस आला कमान इस एग्रेसिवनेस से चिढ़ेगा नहीं, ये भी एक सवाल है। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह से नेताओं का जो आक्रामक व्यवहार सामने आ रहा है, जो एग्रेशन सामने आ रहा है, वह भी चिंता कांग्रेस नेतृत्व की बढ़ा रहा है निश्चित रूप से। लेकिन जो सीट शेयरिंग लगातार जिस तरह से कहीं न कहीं ऐसी पसोपेश में स्थिति में कांग्रेस नेतृत्व देखा जा रहा है, चाहे बिहार की अगर बात है जैसे आपने जिक्र किया, तो लगातार कठिनाइयाँ सामने आ रही है। तो मैं विवेक जी के पास, विवेक जी आपको क्या लगता है पूरे महाराष्ट्र के सिनेरियो की राजनीतिक बात करें अगर हम, तो उसमें अगर महाविकास अघाड़ी की जो एकता की लगातार बात की जाती है, और पूर्व में ऐसा माना जाता रहा है कि अगर महाविकास अघाड़ी पूरी एकता से आप चुनाव लड़ता है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता वह महाराष्ट्र में प्राप्त कर सकता है। लेकिन जिस तरह के एपिसोड अब सामने आ रहे हैं, वर्तमान में जो घटनाक्रम अब सामने आ रहे हैं, उसके दृष्टिगत क्या लगता है आपको, क्या महाविकास अघाड़ी अपना नुकसान स्वयं करने जा रहा है? जी, बिल्कुल इसी दृष्टि से अभी देखा जा सकता है, ऐसी परिस्थिति महाराष्ट्र में है। आप अगर 1 महीना पहले इस विषय पर बात कर रहे होते तो आपने ये कहा होता कि भाजपा और उसके साथ में जो 2 एक शिवसेना एकनाथ शिंदे वाली और अजीत पवार वाली जो एनसीपी है, वो ये तीनों मिलाकर जिसको महायुति कहते हैं, इनकी स्थिति महाराष्ट्र में बहुत खराब है। आप इस तर्ज पर बात उस समय कर रहे होते, लेकिन आज ऐसा दिख रहा है कि जो महाविकास आघाड़ी है, वो जो अपनी ताकत उन्होंने बनाई थी महाराष्ट्र में, वो धीरे धीरे वो ताकत खोते जा रहे हैं। और आपसी जो मनमुटाव है, आपसी जो मतभेद है,
वो अभी इतने बढ़ गए हैं कि अभी संभालते नहीं संभल रहा, इस तरह की स्थिति है। आज कहीं शायद उनका एक मीटिंग चल रहा है मुंबई में, 4:30 बजे कोई मीटिंग था, जिसमें कांग्रेस के जो प्रवक्ता है अतुल लुंडे, उन्होंने कहा कि सीटों के बारे में कुछ फाइनल डिसीजन आज की मीटिंग में हो जाएगा। लेकिन संजय राउत से जब पूछा आज की मीटिंग किस बात के लिए है, तो उन्होंने कहा सीटों के बारे में कोई चर्चा नहीं है, स्ट्रेटेजी के बारे में चर्चा होगी, कैंपेन के बारे में चर्चा होगी। तो ये इस लेवल पर अभी इनके डिफरेंसेस आ गए हैं। अगर चर्चा सीटों के ऊपर नहीं हो रही है तो अतुल लुंडे कैसे कह रहे हैं, अगर हो रही है तो फिर संजय राउत उससे इनकार क्यों कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली जो है वो अभी सब बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग फोर्स बन गई है, और कांग्रेस जो है वो कांग्रेस के ऊपर अभी शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली हावी हो रही है, इस तरह का चित्र महाराष्ट्र में बना है। और उसके लिए खुद कांग्रेस जिम्मेदार है। मतलब आप देखिए पिछले एक दो साल में उद्धव ठाकरे ने अपने आप को जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में वो घूमे, अपने मतदाताओं से मिले, लोगों से मिले, जिस तरह से उन्होंने अपनी शिवसेना को एक इम्पेटस दिया है, एक ताकत देने की कोशिश की है, उस तरह की कोई भी कोशिश कांग्रेस ने अपने लिए नहीं की है। कांग्रेस को खुद को संवारने के लिए कांग्रेस ने जो कुछ भी करना चाहिए था वो कुछ भी कांग्रेस करती हुई नहीं दिखाई दी। पिछले 2-2.5 साल में, क्या पिछले 10 साल में आप देखिए महाराष्ट्र में जिस हालात में कांग्रेस है, जिस तरह से एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कांग्रेस के लीडरों में आपस में है। मतलब यहाँ तक कि नाना पटोले जो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनके खिलाफ इतनी कंप्लेंट्स गई है केंद्रीय नेतृत्व के पास। बाला साहब थोरात खुद जो इनसे पहले जब वो प्रेसिडेंट थे महाराष्ट्र एमपीसीसी के, वो भी खुद कंप्लेंट लेकर गए। तो नाना पटोले के खिलाफ एक तरह की नाराजगी है, जिसकी बातें आए दिन कोई ना कोई लीडर करते रहता है। तो ये जो मतलब ये ऐसा समय है जब आपको पार्टी में एकजुट, पार्टी में एकता दिखाई देनी चाहिए, ताकि ये जो महाराष्ट्र में एडवांटेज बना था महाविकास आघाड़ी के लिए, आज भी है, वो अभी भी कुछ नहीं गया। मतलब ऐसा नहीं है कि वो एडवांटेज भी चला गया है, आज भी वो एडवांटेज है, बशर्ते कि आप वक्त रहते ही समझ जाए और महाविकास आघाड़ी का जो एडवांटेज है उसको पूरी तरह से एनकैश करे और पूरी तरह से बात अपने पक्ष में कर ले। अगर पूरी एकता के साथ में महाविकास आघाड़ी लड़ती है और ये सीटों का जो झमेला है उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व कर लेती है, तो 25 से 28 सीटें महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र में मिल सकती है। और उससे बीजेपी का जो लोकसभा का जो सपना है, उस सपने को वो सपना टूट सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में सीटें हैं, और महाराष्ट्र में उनको उस तरह का सक्सेस मिलना बहुत जरूरी है जिससे 370 के पार वो हो सके या फिर 400 के पार हो सके अलायंस पार्टनर्स के साथ में। इस तरह का सक्सेस चाहिए अगर, तो महाराष्ट्र में पिछली बार जो सक्सेस उनको मिला था, 41 सीटें मिली थी 48 में से, उस तरह का सक्सेस या फिर उससे ज्यादा बड़ा सक्सेस उनको महाराष्ट्र में प्राप्त करना जरूरी है, जो महाविकास आघाड़ी के रहते हुए उनको यहाँ पर मिलना बहुत दुश्वार है। लेकिन महाविकास आघाड़ी दिन ब दिन अगर इस तरह से गलतियां करती गई तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि अंततः महायुति जो है, जो बीजेपी लेड जो अलायंस है, वो फिर से महाराष्ट्र में उसी तरह का सक्सेस प्राप्त करेगी जिस तरह का उन्होंने 2019 में किया था। प्रशांत जी। जी 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 तो जैसा आपने बताया कि वर्तमान की जो पोजीशन है महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में बढ़ रही है, मैं धनंजय जी के पास, धनंजय जी आपको क्या लगता है कि अगर घटक दलों की बात करें, क्षेत्रीय दलों की बात करें, तो आज भी क्या क्षेत्रीय दल उस मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे, क्योंकि कांग्रेस ज्यादा बड़ी अपनी दुश्मन दिखाई देती है बीजेपी की तुलना में, चाहे वो इंडिया अलायंस के पार्टनर कांग्रेस के साथ हो, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की कार्यशैली क्षेत्रीय दलों की में दिखाई देती है, वह इस कोशिश में कांग्रेस को जितना ज्यादा से ज्यादा दबाया जा सके उतना उनके राजनीतिक हित के लिए है। जबकि इस समय अगर लड़ाई सबसे बड़ी देखी जाए तो बीजेपी के साथ उनकी लड़ाई होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह के वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, जो परिदृश्य सामने आ रहा है, उसमें तो ऐसा लगता है कि बीजेपी से ज्यादा वो आज भी कांग्रेस से लड़ते दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए। देखिए,
शिवसेना पिछली बार भी यहाँ पे 23 सीटों पे लड़ी थी, 25 सीटों पे बीजेपी लड़ी थी, 23 सीटों पे शिवसेना लड़ी थी। इस बार भी उसको 23 ही सीट मिली है, ऐसा नहीं कि उसने 36 सीटें ले ली है या 26 सीटें ले ली। तो आप कैसे कर सकते हैं? अब एनसीपी कांग्रेस दोनों जो है, अब आज की तारीख में अगर देखिए तो शिवसेना ज़्यादा ताकतवर है। और चूंकि ये जो पूरा कोंकण इलाका है, या बीजेपी को अगर हिंदुत्व के एजेंडे की बात करें तो उसमें शिवसेना ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाई पड़ती है। तो जितना पिछली बार शिवसेना लड़ी उतना ही सीट पे लड़ रही। अब बाकी बचे 25। अब शरद पवार जी की जो है स्थिति वो रही नहीं। जिस तरह से पहले साथ में थे अजीत पवार, और अजीत पवार के टूटने के बाद शरद पवार जी को काफ़ी नुकसान हुआ, चूंकि काफ़ी बड़े बड़े नेता चले गए उनके साथ, अजीत पवार के साथ। अब शरद पवार के बिना भले उनकी हैसियत नहीं होगी, हो सकता है वो भी कमतर रह जाए, लेकिन शरद पवार उनके बिना वो भी तो कमजोर हुए हैं। ठीक है, सहानुभूति उनके साथ है, लोग ये कह रहे हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं। 9 सीटों पर अगर उनको शायद 9 सीटों पर बात हुई है उनकी, उनके अलावा जो है कांग्रेस जो है वो 16 सीटों पर लड़ने की बात हो रही है कांग्रेस की। तो कांग्रेस 16 सीटों पर लड़ रही है, शिवसेना 23 सीटों पर लड़ रही है, और एनसीपी 9 सीटों पर लड़ रही है। तो कोई बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि दबाने की बात की जा रही है। हाँ, अब ये हो सकता है कि कुछ सीटों का अदला बदला हो सकता था कि भाई आप यहाँ लड़ दो, हमको ये सीट दे दो, वो होता। जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में लालू प्रसाद यादव जी ने उनको 9 सीटें दी हैं कांग्रेस को। पिछली बार 70 सीटें ली विधानसभा में, नतीजा क्या हुआ? आपके नेता भी तो दिखाई पड़ने चाहिए। महाराष्ट्र में कौन कितने नेता हैं जो कांग्रेस के जो दिखाई पड़ते हैं उस तरीके से? तो उत्तर प्रदेश में देखिए क्या स्थिति है। तो मुझे लगता है कांग्रेस खुद भी डर गई है, और डर इस बात से गई है कि उसको लग नहीं रहा है कि हम अपने दम पर या हम जिताने वाली पोजीशन में हैं। आप सोच लीजिए कि जिस तरह से अशोक चौहान जैसे लोग चले गए छोड़ करके पार्टी को, बड़ा चिंता का विषय है। क्यों चले गए? कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि कांग्रेस आला कमान सुन नहीं रहा है, आला कमान कहीं और रिएक्ट कर रहा है। अभी एक हमारे साथी दिल्ली से फोन किए, बताइए उत्तर प्रदेश में जीती हुई सीट कांग्रेस हार गई, ये क्या किया? उसको नहीं, उसको दे दिया सीतापुर से। तो ये सारी चीजें है। हालांकि जो आला कमान है फाइनली वो अपने दिमाग से काम करेगा, वो हमारे आपके उनके कहने से तो काम करेगा नहीं। और दूसरी बात, यहाँ वैसी कोई जो है लहर बहर हमें दिखाई नहीं पड़ रही है कि किसी के खिलाफ या किसी के समर्थन में कोई लहर है पब्लिक करी नहीं, इसको तो हटा दो, इसी को लेकर के आते हैं। अभी समीकरण ही काम कर रहे हैं। तो इनको जहां जो है अब कम से कम लड़ाई बंद करके एक साथ एकजुट होकर के लड़ाई लड़ना चाहिए। कि अभी मूल है जो आपने कहा कि बीजेपी को हटाना है। कांग्रेस कोई त्याग नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस को पिछले आप लोकसभा चुनाव अगर बात कीजिए, पिछले लोकसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 1 सीट मिली थी, चंद्रपुर। विवेक भाई गलत होगा तो करेक्ट कीजिएगा, 1 सीट मिली थी। अब बतलाइए कि 48 सीटों में आपके पास 1 सीट है, 16 सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या 26 सीट पे आप लड़ते? और जो शिवसेना 23 सीट पे लड़ी थी और 18 उसके पास जीत मिली थी 18 जगहों पे, वो 5 सीट पे लड़ेगी? ऐसा कोई समीकरण बनता है क्या? तो जो पिछले आप आज से 20 साल पहले क्या थे वो कहाँ आज देखा जाता है? पिछले चुनाव में कहाँ थे वही देखा जाएगा ना। तो इसलिए वो उस आधार पे पिछले, ठीक है शिवसेना की भी शक्ति कम हुई है, 23 सीटों पे लड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके जो है जीत उस तरह से नहीं मिले जैसे पिछली बार मिली, संभव है। लेकिन बेहतर पोजीशन में तो हैं, चूंकि एमपी और एमएलए जरूर चले गए हैं शिवसेना को टूट करके, लेकिन जो वहाँ के जो शाखा प्रमुख हैं और जो उनके कार्यकर्ता हैं शिवसेना के, वो तो बाला साहब ठाकरे के साथ हैं, उद्धव ठाकरे के साथ हैं। वो तो इमोशनल ग्राउंड पे है उनके कार्यकर्ता। तो इस वजह से बाकी दोनों पार्टियों में क्या कमिटेड कार्यकर्ता हैं? क्या एनसीपी की बात कीजिए या कांग्रेस की बात कीजिए, कमिटेड कार्यकर्ता उनके हैं नहीं। और मुंबई में ऐसे भी बहुत जोर नहीं है इनका। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है जिसपे लड़ाई की बात होनी चाहिए। हमें लगता है जब आपने तय कर लिया कि 23, 9, 16, तो 23, 9, 16 पे जल्दी जल्दी करके आप सब कैंपेन शुरू कीजिए। आप देख लीजिए नीतीश कुमार जो है, जो कन्वेनर बनना चाहते हैं या फलाना बनना चाहते हैं करके उनको बदनाम किया गया। सर नीतीश कुमार ने क्या कहा था कि भाई सीटों पे बंटवारा करो, सीटों पे बात करो ताकि तैयारी करें लोग। नहीं किया आपने, और आप नतीजा देख लीजिए कि आज तक नहीं हुआ है। बिहार में भी अभी अभी झगड़ा खत्म हुआ कल, कितना झगड़ा झंझट हुआ, उसके बाद जाकर के एक पोजीशन आई है कि चलो ठीक है। अब नीतीश कुमार भी अगर साथ रहते तो बिहार में और मजबूती मिलती, एक नैरेटिव बनता पूरे देश में,
वो नैरेटिव किसने तोड़ दिया, कैसे टूटा वो? तो कौन लोग हैं जो इस तरह से इंडिया गठबंधन जब खड़ा हो रहा था उसको इन लोगों ने गड़बड़ा दिया? कौन है वो लोग? तो तलाश करना कांग्रेस को, ये तलाश करना कांग्रेस का काम है। कांग्रेस ने क्यों नहीं तलाश किया? कांग्रेस क्या कर रही है? और मुझे बड़ी चिंता हो रही है इस बात से कि ये कौन इनके नीति बना रहे हैं जो कह रहे हैं कि अमेठी से राहुल गांधी को नहीं लड़ना चाहिए, रायबरेली से प्रियंका को नहीं लड़ना चाहिए। ये सीपीआई के साथ उनका तालमेल है केरल में नेशनल लेवल पे, तो वायनाड सीट से लड़ना क्यों जरूरी था उनको? जी सीपीआई वाले या वामपंथी दल सवाल कर रहे हैं कि भाई राहुल गांधी बहुत लोकप्रिय, अच्छी बात है, लेकिन अगर वो वायनाड से नहीं लड़ते तो भी वही सीटें जीती आती। ऐसा नहीं कि सीटें उनकी घट जाती, आधी हो जाती। लेकिन उत्तर प्रदेश से अगर नहीं लड़ते हैं तो उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा हिंदी पट्टी पे। ये समझना होगा कांग्रेस को। अब कांग्रेस क्यों नहीं समझ रही है, क्या कर रही है, मुझे नहीं मालूम। जी, जी, जी। जैसा आपने कहा कि कांग्रेस को अपनी रणनीति पे कहीं न कहीं विचार करना पड़ेगा और जिस तरह से परसेप्शन एक बन रहा है, उसको भी कहीं न कहीं उसको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस के पक्ष में जो एक माहौल दिखाई देना चाहिए था, उसमें क्यों उस तरह की शक्ति या उस तरह का सपोर्ट एक बेस दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस सब रणनीति को मंथन करना पड़ेगा। मैं विवेक जी की बात करूँ, विवेक जी आपको क्या लगता है जैसे धनंजय जी ने कहा, उन्होंने बड़े सवाल उठाए कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं, जिस तरह की रणनीति बना रहे हैं। तो परसेप्शन की जो लड़ाई है, उसमें कांग्रेस बढ़त क्यों नहीं प्राप्त कर पा रही है, क्यों बढ़त नहीं ले पा रही है? तमाम तरह के मुद्दे सामने हैं, तमाम तरह की परेशानियां जो लोगों की वो सामने हैं, उसके बावजूद भी परसेप्शन की लड़ाई में उतनी मजबूती से कांग्रेस आगे खड़ी दिखाई नहीं दे रही। इसके पीछे क्या कारण है, क्या ऐसे कौन से मुख्य कारक आप समझते हैं विवेक जी? नहीं जी, आप नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, किस? महाराष्ट्र की परिप्रेक्ष्य में ले लो, महाराष्ट्र की। नहीं, महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में क्या नेशनल लेवल पर भी जी, जी। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये है कि कांग्रेस में इस तरह उस तरह का नेतृत्व का अभाव है जिस तरह का नेतृत्व बीजेपी में है। मैं नहीं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी जैसा नेतृत्व चाहिए जो बस सिर्फ उसी की बात चले और किसी और को कुछ कहने का कोई अधिकार ही ना हो। इस तरह का नेतृत्व नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन बिल्कुल इस तरह का भी नेतृत्व नहीं चाहिए कि आपकी कोई भी नहीं सुन रहा है। मतलब राहुल गांधी किस मर्ज की दवा है, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र में अगर इस तरह से कांग्रेस की बुरी हालत है तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? वो क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते? अपने स्टेट यूनिट्स को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते? कोई कहेगा कि राहुल गांधी प्रेसिडेंट थोड़ी है कांग्रेस के, तो फिर क्या है आप कांग्रेस के? आप बताइए, आप कांग्रेस के आप है क्या? मतलब खरगे जी प्रेसिडेंट है तो खरगे जी करे सॉल्व, अगर खरगे जी में ताकत नहीं तो राहुल गांधी करे, कोई तो करे। तो असली नेता कौन है कांग्रेस का, खरगे जी है या राहुल गांधी है? महाराष्ट्र में आप महाराष्ट्र की सबसे बड़ी कांग्रेस की समस्या यह है कि जिस तरह से कई राज्यों में कांग्रेस के अपने स्ट्रांग रीजनल लीडर्स है, कद्दावर नेता कई राज्यों में उनके अपने हैं, उस तरह से महाराष्ट्र में नहीं। आप महाराष्ट्र कांग्रेस का एक नाम बताइए जिसका डंका पूरे देश में है। लेकिन आप कर्नाटक में जाइए, वहां पर सिद्धरामैया है, शिव कुमार है। आप मध्य प्रदेश में जाइए, वहां कमलनाथ, दिग्विजय सिंह है। वो कितने इफेक्टिव है बात वो अपनी अपने आप में लगे, लेकिन बड़े बड़े नाम तो है उनके पास, बड़े बड़े नेता है जो अपने स्टेट यूनिट का काम तो संभाल ही सकते हैं। वैसे आप हिमाचल में चले जाइए, वहां पर है। हर जगह कांग्रेस के लगभग हर स्टेट में अपने अपने कद्दावर नेता है जो नामचीन नेता है जो अपने स्टेट यूनिट को संभाल सकते हैं। यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है उनके बारे में ही खुद कांग्रेस के लोग कंप्लेंट लेकर हाईकमांड के पास चले जाते हैं। तो उनकी अपनी ही पकड़ अपने पार्टी पर, पूरे स्टेट के पार्टी पर नहीं है। तो कांग्रेस एक रडरलेस शिप जिसको कहते हैं, उस तरह का कांग्रेस की स्थिति महाराष्ट्र में उस तरह की स्थिति है। उसके बावजूद लोग कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार हैं क्योंकि लोग बीजेपी की जो राजनीति है महाराष्ट्र की उससे इतने उकता गए हैं कि वो महा विकास आघाड़ी के पीछे खड़े रहना चाहते हैं। लेकिन सारी जिम्मेदारी आपने अगर लोगों पर ही डाल दी है कि अगर कुछ बदलाव लाना है तो आप ही लाइए, हमारे में तो कुछ बचा नहीं है, हमारी कोई ताकत ही नहीं है बदलाव लाने की, हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस इलेक्शन में खड़े रहेंगे, आप हमको मत दो और हमको जिता कर लाओ। ऐसा तो नहीं होता। पूरा जो दारोमदार है आप जनता पर तो नहीं छोड़ सकते। आपका कोई करिश्मा तो होना चाहिए। जिस तरह से उद्धव ठाकरे, देखिए उद्धव ठाकरे की पार्टी उन्होंने तोड़ी और इतनी बड़ी तादाद में 40 से ऊपर उनके एमएलए जो है वो एक नाथ शिंदे के साथ भाग गए।
वही हालत शरद पवार की हुई, एनसीपी की हुई। उसके बावजूद ये दोनों लोग इतने डटे हुए हैं और इस तरह से उन्होंने अपना ग्राउंड फिर से एक बार कवर किया है कि इस ये इंप्रेशन अभी हर जगह ये बना हुआ है कि जो एनसीपी का जो मतदाता है या फिर शिवसेना का जो मतदार है, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट लगभग सारे वो उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पीछे खड़े हैं। मतलब बहुत कम ऐसा मतदाता होगा जो छिटका है इनसे और जो एकनाथ शिंदे के पक्ष में अपना मत डालेगा या फिर अजीत पवार के। तो उन्होंने अपनी साख बचाए रखी है, बावजूद इसके कि उनकी पार्टी को तोड़ा गया। कांग्रेस के साथ वो नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी इंटैक्ट है, ठीक है। अशोक चव्हाण जैसे नेता चले गए, वो तो उनके ऊपर प्रेशर था, उनको जाना ही था, जरूरी था जाना। अगर नहीं जाते तो जेल में जाते। वो बड़ी नाराजगी के साथ गए, वो कोई स्वेच्छा से गए ही नहीं वहां पर। लेकिन आपकी पार्टी तो इंटैक्ट है। ऐसा माना जाता था कि अभी शिवसेना हो गई, एनसीपी हो गई, अभी कांग्रेस की बारी है और कांग्रेस को भी बीजेपी तोड़ेगी। लेकिन आप तो फॉर्चुनेट है, आपकी पार्टी आज भी इंटैक्ट है। उसका क्या फायदा आप ले रहे हैं? अगर ये टूटी हुई पार्टियां अपना ग्राउंड कवर कर सकती है तो आप तो इंटैक्ट है, आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या ग्राउंड कवर किया है? तो आपने पूरा का पूरा दारोमदार जनता पर छोड़ दिया है। भाई हम आपके भरोसे हैं, देखिए हमारे तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या ये इस तरह से राजनीति खेली जाती है? तो कर्नाटक में कांग्रेस ने जो कर दिखाया वो आप क्यों नहीं कर सकते महाराष्ट्र में? आपका पड़ोसी राज्य है, आप उनसे कुछ तो सीखिए। वहां पर उन्होंने सिविल सोसाइटी की मदद दी, सिविल सोसाइटी को साथ में लिया। सिविल सोसाइटी ने बहुत अच्छा रोल वहां अदा किया और कांग्रेस की वहां जो जीत हुई उसमें सिविल सोसाइटी का भी बहुत हाथ है। तो आपने क्यों नहीं इस तरह की कोई मूवमेंट महाराष्ट्र में की? आपकी लीडरशिप, आपके पास दो ऐसे कद्दावर लीडर क्यों नहीं है जो पूरे कांग्रेस को अपने कंधों पर, कांग्रेस की जिम्मेदारी पूरी ताकत के साथ उठा सकते हैं? तो आपने किसको प्रेसिडेंट बनाया? नाना पटोले। क्या है उनका करिश्मा, क्या है क्लेम टू फेम? कुछ नहीं। यही है कि मोदी जी को कैबिनेट मीटिंग में कुछ बोलकर वो पद छोड़कर आ गए। तो मोदी जी के सामने हिम्मत से खड़े होकर वो बीजेपी छोड़ने वाले पहले एमपी थे। उस वो जो उनकी एक इमेज बनी थी, उसी उसी पर आप खुश हो गए और उनको पार्टी में ले लिया। लेकिन पार्टी के लिए कर क्या रहे हैं? तो ये सारे सवाल है। तो मुझे लगता है रडरलेस शिप की तरह जो कांग्रेस महाराष्ट्र में घूम रही है, उनसे पूरा जो अफेयर है कांग्रेस का वो एक्सपोज हो गया है। और जिस तरह से शिवसेना उनको नीचा दिखा रही है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना जो है वो वन अपमेंटशिप में ऊपर है और कांग्रेस नीचे है। और कांग्रेस एक अपोलोजेटिक पोजीशन में बहुत ही दयनीय स्थिति में दिखाई दे रही है। इस तरह की इमेज जब पब्लिक के बीच में जाएगी तो पब्लिक ये सोचेगी कि भाई ये तो आपस में झगड़ रहे हैं, इनके पीछे जाकर फायदा क्या है, उससे तो बीजेपी को मत देंगे। तो इस तरह का अगर नैरेटिव पब्लिक के बीच में चला जाए, इस तरह की बात अगर पब्लिक के बीच में चली जाए तो आपका जो बना बनाया खेल है वो तो बिगड़ ही जाएगा। तो आज कल में अगर ये सारी बातें सेटल नहीं होती है तो सांगली की सीट है, फिर भिवंडी की सीट है, मुंबई की 2-3 सीटें हैं जहां पर झगड़ा है। तो इस तरह से अब रामटेक में देखिए, रामटेक में क्या किया इन्होंने। उनकी जो कैंडिडेट थी वहां पर, वो बर्वे, हाँ, वो महिला जो है उसके कास्ट सर्टिफिकेट का इशू था। वो कास्ट सर्टिफिकेट जेन्युइन नहीं है या फिर लीगली वैलिड नहीं, इस तरह की बात पहले से थी। आपने वेरीफाई नहीं किया। आज उस कास्ट सर्टिफिकेट को वो वेरिफिकेशन कमेटी ने इलीगल करार दे दिया। अब उनकी जगह उनके पति जो एबी फॉर्म उन्होंने भरा था वो खड़े रहेंगे। लेकिन उसका कास्ट सर्टिफिकेट जो है उसका इशू है, ये आपको मालूम था, तो आपने वेरीफाई क्यों नहीं किया? ये जो आपको मुंह की खानी पड़ी अभी आज के दिन, कल उन्होंने नॉमिनेशन भरा और आज उनका कास्ट सर्टिफिकेट इनवैलिड हो गया। तो इस तरह से आपकी जो इज्जत नीलाम होती है सरेआम, तो वो कम से कम वो तो मत होने दीजिए। आप कुछ कर गुजरने का तो आप में कोई हौसला दिख ही नहीं रहा है, लेकिन कम से कम अपनी जो बच्ची कुची इज्जत है वो तो बचाइए। तो वो नहीं कर रही है कांग्रेस, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। अभी भी वक्त है, आने वाले 2-4 दिनों में पूरा मामला सीटों का बंटवारा हो, सीटों की जो सीटों के नाम, कौन सी सीट कौन लड़ेगा, ये सारे जो झगड़े हैं, ये अगर आप 2-3 दिनों में इन झगड़ों का कुछ समाधान प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद
आपकी लड़ाई जो है वो यूनाइटेडली एकजुट होकर आप लड़ते हैं, तो आज भी महाराष्ट्र में एडवांटेज एमबीए है, उसको ये अपने हाथ से न जाने दे, बस इतना ही उनको करना है। अगर महाराष्ट्र में वो इस एडवांटेज को खो देते हैं तो मोदी की वापसी के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार महाराष्ट्र की कांग्रेस के नेता होंगे, महाराष्ट्र की कांग्रेस होगी, और उनको उनके ऊपर जिनका नियंत्रण नहीं बचा है वो कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप भी उसके लिए जिम्मेदार होगी। सबसे बड़ा एडवांटेज आज महाराष्ट्र में बना है, उसको स्क्वेंडर करना बिल्कुल आपको मतलब आपके लिए वो खतरनाक चीज है। आप की संख्या अगर 52 से 60-70 तक जा सकती है तो वो महाराष्ट्र की बदौलत जा सकती है। आप उस बात को ध्यान में रखें और अपने कदम आगे बढ़ाइए और महाराष्ट्र में अपनी स्थिति फिर से मजबूत करिए। इतना भर सिर्फ कांग्रेस को करना है, अगर नहीं करते हैं तो जो भी होगा उसके लिए जिम्मेदार खुद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व होगा और महाराष्ट्र का यूनिट भी होगा। प्रशांत जी। जी 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 जी, जैसा आपने कहा जो संभावनाएं हैं महाविकास अघाड़ी के लिए अच्छी हैं, लेकिन उसको सहेजना होगा, संभालना होगा, उस संभावनाओं को उसे और मजबूत बनाना होगा। तो कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पूरे घटक दल सबको प्रयास करना होगा। मैं धनंजय जी के पास, धनंजय आपको क्या लगता है, जैसे विवेक जी ने बड़े विस्तार से पूरे विषय का विश्लेषण किया है, और कि जो स्टेट यूनिट है कांग्रेस पार्टी की, क्या उस जो लीडरशिप है स्टेट की, और जो शिवसेना उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार की एनसीपी, क्या आपस में समन्वय की उनमें कमी है, कहीं आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, जो तरह की मत भिन्नताएं सामने आ रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, इंडिया गठबंधन कब बना, महाविकास अघाड़ी कब बनी? महाविकास अघाड़ी की तो सरकार थी 2.5 साल। इतने दिनों के बाद भी अगर आपको नहीं हो पा रहा है तो ये किसी गलती मानी जाएगी। 2 दिन की बात नहीं है ना कि अचानक मिले, और आप सरकार चला चुके हो, आप लोग साथ में मिल करके सरकार चला चुके। सरकार चलाने का मतलब क्या होता है? सरकार चलाने के बाद अगर विपक्ष में होते तो हाँ भाई अभी मिले हैं, इसी समय मिले हैं, तो अभी खींचतान होगी। तो मुझे लगता है ये आपसी तालमेल नहीं है, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। मान समझिए कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पे 3 लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ही बैठते होंगे ना नेता अपनी अपनी लिस्ट लेकर के, तो क्या डिस्कस करेंगे वो कि भाई आप किसको सोच रहे हैं, किस आधार पे आप ग्राउंड बना रहे हैं। ये ग्राउंड पूछा जाता होगा ना कि नॉर्थ मुंबई पे कौन लड़ेगा, कांग्रेस लड़ेगी, एनसीपी लड़ेगी या शिवसेना लड़ेगी, तो ये बात आएगी। तो बोलेगा एनसीपी कभी लड़ा था, बोला कभी नहीं लड़ा था, तो जाहिर एनसीपी को सीट नहीं है नॉर्थ मुंबई। अब बचता है कांग्रेस और शिवसेना, दोनों लड़े थे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट लड़े। शिवसेना बीजेपी के साथ खड़ी थी नॉर्थ मुंबई में, और कांग्रेस एनसीपी एक साथ मिलकर लड़ते थे। ये सीट कांग्रेस को मिलती थी, वो सीट जो है वो बीजेपी लड़ती थी। ये बड़ा क्लियर है। तो भाई नॉर्थ मुंबई पे 2 लोगों का कब्जा, 2 लोगों में बात हो सकती है, शिवसेना लड़ेगी या कांग्रेस लड़ेगी। तो शिवसेना लड़ेगी, कांग्रेस लड़ेगी, जब बात आएगी तो ये तो बात उभरेगी ना कि भाई कांग्रेस किस आधार पे, आपके जिला अध्यक्ष क्या है, आपके वहां पे क्या वर्किंग होल्डिंग है, हमारा क्या है, इस पे चर्चा करेंगे। ऐसे ही हमने ये उम्मीद, फिर से मैं दोहरा देता हूँ संजय निरुपम वाला इलाके पे। संजय निरुपम लंबे समय से वहां प्रयास कर रहे हैं। पिछली बार गजानन कीर्तिकर से हार गए थे, वो गजानन कीर्तिकर ही वहां से लड़ रहे थे, संजय निरुपम हार गए थे। इसके पहले संजय निरुपम उत्तर मुंबई में हारे थे गोपाल शेट्टी से, 2 बार हार चुके वो। तो 2 बार आप हार चुके, और नॉर्थ मुंबई से जब हारे थे विवेक भाई, आपको याद होगा, भारी मतों से हारे थे, छोटी मोटी हार नहीं थी वो। तो आपको वोट किस आधार पे मिलेगा ये तो तय करना पड़ेगा कि भाई समझिए, विवेक देश पांडे जी को टिकट दिया जाए तो उसका आधार क्या होगा, पार्टी कुछ आधार तय करती होगी ना कि विवेक देश पांडे पैसे से कितने संपन्न है, क्या पैसे से वोट खरीद लेंगे। विवेक देश पांडे क्या जातिगत आधार इनका बनता है, क्या महाराष्ट्र में जातिगत आधार नहीं है यहाँ भी। फिर जो है ये भी बनता है कि भाई आपके कैडर क्या है, आपके वोटर कौन है, आपने उनके बीच क्या काम किया है। कांग्रेस वालों को आप देखिए कितना काम करते नजर आते हैं, आप उनके दफ्तर में, बीजेपी का दफ्तर रोज गुलजार रहता है, लोग बैठे नजर आते हैं। तो कई सारी चीजें हैं। फिर एक बात है कि यहाँ आला कमान नहीं है, जो शिवसेना है उसका आला कमान यही बैठा हुआ, मुंबई में बैठा हुआ। कांग्रेस का आला कमान दिल्ली में बैठता है, यहाँ से कुछ मैसेज आएगा, वहां से कुछ मैसेज आएगा, फिर कैसे होगा। तो मुझे लगता है ये जो कर रहे हैं ये इनको नुकसान पहुंचाएगा। पूरे देश में यही हो रहा है, दुखद बात ये है। और जैसा कि विवेक भाई ने बतलाया, कर्नाटक और तेलंगाना की बात कही, विवेक भाई कर्नाटक और तेलंगाना दोनों लोकल लीडरशिप पे जीती है,
कांग्रेस। अगर रेवंत रेड्डी को माइनस करके लड़िएगा तो वहां हार जाते, रेवंत रेड्डी की अगर बात नहीं सुनते तो। अगर वहां पे आप डी शिव कुमार और सिद्धारमैया की बात नहीं सुनते तो वहां हार जाते आप। आपने लोकल यूनिट की बात सुनी, लोकल यूनिट में वो ताकत थी क्या? महाराष्ट्र के लोकल यूनिट में ये ताकत है कि अपने दम पर जिताए? जिस तरह से रेवंत रेड्डी ने और डी शिव कुमार ने काम किया कर्नाटक और तेलंगाना में, क्या महाराष्ट्र में आप 2.5 साल से सरकार, 2.5 साल तो इसके पहले सरकार में थे आप, इसके पहले 10 साल सरकार में रहे आप, तो आप तो सरकार में लंबे समय से आपको यहाँ रहने का अनुभव है। ये गुजरात तो है नहीं, कांग्रेस एनसीपी और सबको सरकार में रहने का अनुभव प्राप्त है, शिवसेना को भी सरकार में रहने का अनुभव प्राप्त है। तो बावजूद इसके सब सरकार में रहे, फिर भी आप एक आंदोलन नहीं खड़ा कर पा रहे हो। आप सोच रहे हो कि बस समीकरण जोड़ लेंगे, तुम ही ले लो, तुम ही ले लो और हम लड़ लेंगे। कैसे लड़ लोगे? क्या आंदोलन किया आपने? खाली ट्विटर पे आके कुछ लिख दिया या सड़क पे कुछ बताइए। राहुल गांधी यहाँ आए, राहुल गांधी गए, उसके बाद क्या हुआ? राहुल गांधी की सभा में जो यहाँ पे शिवाजी पार्क में सभा हुई, उसमें तेजस्वी लूट के लेके चला गया मंच, आप लोग बोल नहीं पाए। तो कई सारे सवाल हैं, वो सवाल महाराष्ट्र के सवाल। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या है। महाराष्ट्र के साथ सबसे बड़ा धोखा ये है कि यहाँ पे सेमीकंडक्टर बनाने की फैक्ट्री जो लगने वाली थी वो गुजरात चली गई। महाराष्ट्र के साथ दिक्कत ये हुई कि महाराष्ट्र के जो एक मराठी तेवर को लेकर के शिवसेना खड़ी हुई थी, उसको तोड़ दिया बीजेपी ने। ये सारे सवाल कहाँ उठ पाए? नहीं उठ पाए। क्यों नहीं उठ पाए? तो अब नहीं उठा पाए, चलिए ठीक है, मिलजुल करके लड़ते। तो अब मिलजुल करके लड़ने को तैयार नहीं है। फर्स्ट फेज का चुनाव होने वाला है, आप अभी भी लड़ रहे हो, तो तैयारी कब करोगे? आप अपने, चलो आपने मिलकर के तय कर दिया हम ये करेंगे, लोकल वर्कर का क्या करोगे? फिर वहां से विद्रोह उठेगा कि नहीं इसको नहीं देंगे टिकट, तो क्या फिर उसको कैसे कब सुलटाओगे? तो आप तो लड़ने में चले जाओगे। अभी था कि आपको 2 महीना पहले ये तय करके अगर उन जगहों पे जाते जो ऑफिसेज था, जहाँ पे कांग्रेस का ऑफिस है वहाँ तीनों पार्टी के लोग जाते हैं, जहाँ बीजेपी, जहाँ एनसीपी का ऑफिस है तीनों मिलकर के जाते हैं, जहाँ शिवसेना का ऑफिस था तीनों मिलकर के जाते हैं, और तीनों मिलकर के ऑफिसेज में बैठ करके प्लान करते कि भाई बताओ कैसे कैसे लड़ा जाए चुनाव, क्या क्या यहाँ दिक्कत है, क्या क्या समस्याएं हैं। इस पे बात कोई करने के लिए तैयारी नहीं है। आप इस पर बात करिए। आप चुनाव लड़िएगा ऊपर से। आम आदमी को क्या दिक्कत है, आम आदमी की क्या प्रॉब्लम है? मुंबई में आइए, जाम सबसे बड़ी समस्या है। क्या कोई पार्टी इस बात को लेकर के खड़ी हो रही है कि भैया मुंबई की सड़कों पे जाम क्यों है? क्या कोई पार्टी इस बात पे समझ खड़ी हो रही है कि ये जो महंगाई इतनी बढ़ी है इसमें कैसे आम आदमी जी रहा है? किसी को चिंता है? मोदी जी तो कह रहे हैं हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। लोग पूछेंगे कि कांग्रेस वाले आपने क्या दिया, तो क्या बोलोगे आप? पिछली चीजें गिनाओगे? पिछली चीजों में तो हार गए थे आप। आज क्या कर रहे हो? आज क्या आप लोगों के साथ खड़े हो? आप दिखाई पड़ रहे हो कहीं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दुख की बात ये है कि ज्यादा उसमें बीजेपी भी शामिल है। बीजेपी कोई आम आदमी की बात तो करती नहीं है, बीजेपी तो राम की बात करती है। बीजेपी जो है वो मुसलमानों से देश को खतरा है, यही बात करती है। बीजेपी ने इतने 10 सालों में आम आदमी को क्या दिया? ये सवाल तो सबसे बड़ा सवाल, क्या दिया? अभी कहा है मोदी जी ने कि हम जो है जो ईडी जो पैसा जब्त कर रही है वो पैसा हम गरीबों में बांट देंगे। इसके पहले भी 15 लाख दे रहे थे। इसके पहले भी कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला जहाज पे घूमेगा। आज जूता पहनने वाला जहाज पे नहीं घूमने वाली स्थिति में इतना हवाई जहाज का रेट बढ़ गया। 450 का सिलेंडर जो है वो 1200 में बिक रहा है। ये सारे सवाल है, लेकिन इन सवालों को क्या आप मुद्दा में कन्वर्ट कर पा रहे हो? आप जनता के सामने ये लेके आ रहे हो कि देखो हम तो इतने में दे रहे थे, आइए इनको इतने में लेके आ गए। मेरे घर तो आज तक कोई आदमी नहीं आया। बीजेपी वाले लोग आए कि ये लीजिए राम जी का चावल है। कांग्रेस वाले तो कभी नहीं नजर आए, न शिवसेना वाले मेरे घर में आए। ये सवाल, आप राजनीति अगर उसी तरीके से करना चाहते हो जैसे पहले होती रही, अब राजनीति वैसे नहीं हो सकती। जी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि राजनीति का जो ट्रेंड है जो बदल चुका, राजनीतिक कल्चर बदल चुकी है। और मैं विवेक जी के पास तो कार्यक्रम के अंत में, क्योंकि जैसे धनंजय जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि जो ग्राउंड लेवल जो वर्क होना चाहिए किसी भी कांग्रेस के राजनीतिक दल का, उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं ज्यादा सक्रिय दिखाई देती है। और कांग्रेस के साथ जो दूसरी पार्टियां हैं वहां पे महाविकास अघाड़ी की, उतनी जमीनी स्तर पर उनकी सक्रियता उस तरह से नहीं दिखाई दे रही है जिस तरह से होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि अगर पूरे सिनेरियो की बात करें, पूरे राजनीतिक परिदृश्य की बात करें,
बीजेपी तो बहुत ही महीन से महीन छानकर जिसे कहा जाता है ना अपनी रणनीति बना रही है। जैसे राज ठाकरे जैसे नेता को भी उन्होंने अपने साथ मिला लिया है, चाहे उनके पास 1% वोट है या 1.5% उनके पास वोट बैंक है, उसके बावजूद बहुत वह हर ऐसे व्यक्ति को अपने साथ जोड़ना चाहती है। जैसे नवनीत राणा जो निर्दलीय चुनाव लड़ी थी पिछली बार, इस बार उन्होंने अपने साथ अपने सिंबल पर टिकट दे दिया। तो इस तरह से लगातार वह कार्य करी। और उसके मुकाबले अगर महाविकास अघाड़ी की बात करें, तमाम जैसे धनंजय जी का कि सरकार चला चुके हैं महाविकास अघाड़ी, तीनों दल एक साथ मिलकर, उसके बावजूद भी इतनी मत भिन्नताएं मतभेद सामने आ रहे हैं। तो ऐसे क्या परिस्थितियां हैं जो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, इस तरह की मत भिन्नताएं सामने आ रही है? क्या समय रहते इन सब चीजों को उन्हें पूरा नहीं कर लेना चाहिए था? पहले 6 महीने पहले कर लेना चाहिए था इन चीजों को, तो उन्हें पूरे पूरे होमवर्क को पूरे लोकसभा चुनाव को लेकर। जी, प्रशांत जी, एकदम धनंजय जी ने सही कहा कि आपने 2.5 साल आपने सरकार चलाई, उसके बाद भी आपका अलायंस बना रहा और आपने बातचीत तो होती रही, आपस में आप मिलते-विलते भी रहे। उसके बावजूद आप में अगर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, उसके बावजूद आप में मतभिन्नता है, उसके बावजूद आप सीटों के बँटवारों पर आज भी मतलब इलेक्शन जो है वो पहला फ़ेज़ 1 महीने से कम अंतर पर अब आ चुका है, उसके बावजूद अगर आप इस तरह से झगड़ रहे हैं, तो वो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है कि आप इलेक्शन में बीजेपी के समक्ष खड़े रहने के लायक नहीं हो। और इस तरह का अगर इम्प्रेशन जनता के बीच में जाएगा कि ये तो बीजेपी से हारने के लिए ही बने हैं, इनकी तो लायकी ही है। इस तरह से अगर आप अपना इम्प्रेशन जनता तक ले जा रहे हो, तो अगर आप हार जाते हो तो ज़िम्मेदार तो आप ही रहेंगे। आपके बारे में जनता के मन में भी जनता को बड़ी उम्मीद है, जो 63% लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को न 14 में वोट किया, न 19 में वोट किया, वो बड़ी आशा के साथ आप सबकी तरफ देख रहे हैं। और आप अगर लड़ते-झगड़ते हुए दिख रहे हैं लोगों को, तो लोगों की उम्मीद टूट जाएगी। और क्या ऐसे में ये हो सकता है कि कई लोग जो है कहेंगे भई चलो ठीक है, वोट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, वोटिंग के लिए क्यों जाएँ? या फिर नोटा का बटन दबाकर लोग आ जाएँ। भले ही बीजेपी को नहीं देंगे, लेकिन हो सकता है वोटिंग के लिए ही ना चले जाएँ, और अगर जाते भी हैं तो नोटा का बटन दबा दें। क्या आप ये चाहते हैं कि इस तरह से लोगों के बीच में आपके बारे में आप मैसेज ले जा रहे हैं कि लोग नाराज़ हो जाएँ, निराश होकर आपकी तरफ पीठ कर लें? तो ये नहीं होना चाहिए। और जैसा धनंजय जी ने कहा कि 2 महीना पहले ही आपका ये सब मामला सुलझ जाना चाहिए था, और 2 महीने से आप सिर्फ कैंपेन करते हुए नज़र आने चाहिए थे। देखिए, बीजेपी में क्या होता है, बीजेपी में कोई झगड़ा इसलिए नहीं होता कि मोदी जी और शाह जो कहेंगे वही होता है। मतलब अगर 10 में से 6 और 7 कैंडिडेट कांग्रेस से आए हुए लोगों को अगर टिकट दे दिया जाए, तो भी बीजेपी में अंदर से थोड़ी-सी धुस-फुस होगी, लेकिन बीजेपी में कोई रिवोल्ट नहीं करता। वो अपने आप में एक अलग तरह की डिक्टेटरशिप है। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल उस तरह की स्थिति होनी चाहिए। लेकिन आप आपस में जो भी आपको पता है कि सांगली में क्या होने वाला है, आपको पता है कि मधा में क्या होने वाला है, आपको पता है कि भिवंडी में क्या होने वाला है, बम्बई में क्या होना है, आपको पता है किस किस का क्लेम है और कौन कौन झगड़ सकता है। तो पहले से ही अगर आप उस दिशा में प्रयत्न शुरू कर देते 2 महीने से, तो आज ये मामला इस स्थिति में नहीं आता। वो आपने नहीं किया है, इसलिए अभी मुश्किलातें बढ़ गई है। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि ये अभी बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है मामला, और आज कल में ये पूरी तरह से सुलझ जाएगा। ये हो सकता है कि उसके बावजूद मनमुटाव अंदर से बना रहेगा, और उसका नुकसान कहीं न कहीं 2-4 सीटों में इनको भुगतना भी पड़ सकता है। लेकिन ठीक है, देर है दुरुस्त है। अब वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में अब वो भी अपने आप में एक बहुत पेचीदा मामला है। वो चाहते हैं कि उनको 9 सीटें मिले, जो बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट है। केवल उन सीटों में उनका एक न्यूसेंस वैल्यू जैसा है कि उन 9 सीटों में वो पूरा इक्वेशन बिगाड़ सकते हैं, इसलिए वो 9 सीटें उनको दे दीजिए। ऐसा तो नहीं हो सकता। आप आप फ़र्क ला सकते हैं इलेक्शन के नतीजों में, उसके बेसिस पे आपको उतनी सीटें तो नहीं दी जा सकती, जितने सीटों पर आप फ़र्क ला सकते हैं। तो उनको 4 सीटों का ऑफ़र दिया गया, वो नहीं लेना चाहते, उनको 9 सीटें चाहिए। तो कुल मिलाकर वहाँ पर मतलब इनकी मजबूरी है, मुझे नहीं लगता कि वो 9 सीटें उनको देना चाहिए। बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, और उसमें कोई डिसीज़न महाविकास आघाड़ी का गलत हुआ ऐसा मैं नहीं मानता। क्योंकि प्रकाश आंबेडकर जो है अंततः मददगार साबित होंगे बीजेपी के लिए। पिछली बार भी उन्होंने वही किया था।
और शायद इस बार भी वही करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। नहीं तो वो 4 सीटें तो उनके लिए बहुत ज्यादा है। वो एक भी उनका एमपी नहीं है। अगर वो 4 एमपी ला सकते हैं चुनवाकर महाविकास आघाड़ी के साथ जाकर, तो क्यों नहीं ले रहे 4 सीटें? क्यों 9 सीटों के लिए वो अभी 9 सीटों पर अपने कैंडिडेट वो खड़े करेंगे तो एक भी सीट नहीं जीतने वाले। तो उससे फायदा किसको है? उससे फायदा तो बीजेपी को है, और शायद वो बीजेपी को ही फायदा कराना चाहते हैं। इस तरह का भी परिदृश्य बना है महाराष्ट्र में। इसलिए, और ये शायद महाविकास आघाड़ी समझती है कि इनका असली मकसद जो है वो शायद बीजेपी को मदद करना है। ये महाविकास आघाड़ी समझ गई। इसलिए भी शायद हो सकता है कि वो जो एक डिस्प्रोपोर्शनेट मांग है उनकी, वो कबूल नहीं की जा रही है महाविकास आघाड़ी की तरफ से। ये भी हो सकता है। मैं उसमें महाविकास आघाड़ी को बहुत ज्यादा दोषी नहीं मानता, लेकिन ये सारे जो मामले हैं, इलेक्शन पहले फेज का जो नॉमिनेशन है, नॉमिनेशन की लास्ट डेट तक, और उसके बाद भी इन्हीं मामलों पर अगर आप झगड़ा करते रहेंगे तो फिर असली काम जो करना है वो कब करेंगे? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में वो सुलझ जाएगा, और आशा ये करेंगे कि ये सब उसके बाद फिर एकजुट होकर इस लड़ाई में पूरी ताकत के साथ उतरेंगे, और जो इनके लिए यहाँ पर इनको यहाँ प्राप्त कर सकते हैं, वो जो उनके लिए मतलब ऑन द प्लेटर है महाराष्ट्र की, भाई आप इसमें कम से कम 25 से 28 सीटें जीत सकते हैं। अगर आप उस स्थिति में ऑलरेडी है तो उसको जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट, उसका पूरा फायदा उठाए, और नहीं 28 तो कम से कम 25 सीटें तो भी आप यहाँ से जीते, तो आप बीजेपी का जो लोकसभा का खेल है उसको बिगाड़ सकते हैं, उसको खराब कर सकते हैं, और अपोजिशन के लिए एक ताकत वाली स्थिति आप बना सकते हैं। तो उतना वो अभी बचे हुए 1.5-2 महीने में करेंगे, ऐसी आशा करते हैं। देखते हैं क्या होता है प्रशांत जी। जी, जी, जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि समय रहते चीजें अगर संभाल ली जाए ज्यादा बेहतर है, और आप जैसे आपने कहा कि 1-2 दिन के अंदर चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और भी तो बात यही आती है कि बीजेपी की, जैसा आपने कहा कि उनकी रणनीति जिस तरह से रहती है, और पर्दे के आगे पर्दे के पीछे भी उनके लोग कहीं ना कहीं कार्य करते रहते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी भी पार्टी के रूप में हो। ऐसे भी बहुत सारे कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जो एक अलग से एक रणनीति बना के वो रखते हैं। और इन शब्दों के साथ आज चर्चा को विराम भी देते हैं। और जिस तरह विवेक जी ने और धनंजय जी ने पूरे महाराष्ट्र की सियासत का जिस तरह से पूरा विश्लेषण किया है, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को जो ये चर्चा जरूर पसंद आएगी। और मैं धनंजय जी का, विवेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमारे दर्शकों पर समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे वैसे भी आग्रह करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के वीडियो आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।